राजा को एक अजीब बीमारी हुई। दिन में वो राजा बनकर रहता और रात के अंधेरे में भिखारियों जैसे व्यवहार करने लगता। और ये सब हुआ था बचपन की एक घटना के कारण। कहानी शुरू होती है 20 साल पहले। गुस्सैल और ताकतवर राजा, जिसकी ताकत और क्रोध से राज्य में सब डरते थे। लेकिन राजा का बेटा बड़ा उपद्रवी था। वो किसी की बात न सुनता और कभी कभी तो शैतानी की सारी हदें पार कर देता। एक दिन बेटे की शैतानियों से तंग आकर राजा ने सैनिकों को आदेश दिया, रात में जब ये गहरी नींद में हो तब इसे दूसरे राज्य के जंगल में छोड़ा हो। मंत्रियों ने राजा को समझाने का प्रयास किया, पर राजा अपने आदेश पर अटल था। उसी रात सैनिक 8 साल के राजकुमार को दूसरे राज्य के जंगलों में छोड़ आए। एक रात में राजकुमार का पूरा जीवन पलट गया। महल के विलास में रहने वाला अब दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हो गया। राजकुमार भीख मांगने लगा। कुछ मिलता तो खा लेता, नहीं तो भूखे ही सो जाता। कुछ दिन बाद जब राजा का गुस्सा शांत हुआ तब उसने राजकुमार को ढूंढवाया, लेकिन राजकुमार चलते चलते कहीं दूर शहर पहुंच गया। समय की मार और लोगों की कार के साथ राजकुमार अपना बचपन और पहचान भूलकर पूरी तरह भिखारी बन गया। समय अपनी रफ्तार से चलता रहा। 20 साल बीत गए। 8 साल का बच्चा अब 28 साल का जवान हो गया। ऐसे ही भटकते भटकते कुछ गांव शहर पार करके एक दिन भिखारी अपने ही महल के सामने से भीख मांगते हुए गुजरा। और तभी सहयोग से बूढ़े राजा ने महल की खिड़की से देखा। वही चेहरा, वही राजा ने बेटे को एक झलक में पहचान लिया। राजा ने तत्काल सैनिकों को आदेश दिया, इस भिखारी को पकड़ो और जल्दी महल में लेकर आओ। राजा का आदेश सुनकर प्रधानमंत्री ने अचंभित होकर कहा, राजन, आपको भिखारी से क्या काम? हे राजा ने कहा, प्रधानमंत्री जी, ये जो भिखारी दिख रहा है असल में मेरा पुत्र है, इस राज्य का राजकुमार है। मैंने इसे कहाँ नहीं ढूंढा, लेकिन संयोग से यह खुद वापस अपने घर आ गया। राजा का आदेश सुनकर सैनिक भिखारी पीछे दौड़े लड़के ने जब सैनिकों को अपनी तरफ आते हुए देखा तो वो घबरा गया। शायद महल के सामने भीख मांगना अपराध है, इसलिए ये लोग मुझे पकड़ने के लिए मेरे पीछे आ रहे हैं। लड़का भागते भागते बाजार की भीड़ में घुस गया और सैनिकों की आंखों से ओझल हो गया। सैनिक वापस महल लौटे और राजा से कहा, महाराज, वो भिखारी हमारे हाथ नहीं आया। हमें देखते ही वो तेजी से दौड़ा और बाजार की भीड़ में खो गया। प्रधानमंत्री जी सैनिकों की बात ध्यान से सुन रहे थे। प्रधानमंत्री राजा के पास गए और स्थिति को भाकर कहा, महाराज, शायद आप उसे कुछ याद नहीं है। आप धीरज रखिए, हम राजकुमार को ढूंढ लेंगे। प्रधानमंत्री ने राजा से कहा, लेकिन जब हम उसे महल में लाए तब आप एकदम से मत बताइए कि वो आपका पुत्र है। इस राज्य का राजकुमार है महाराज, क्योंकि ये बात बहुत गंभीर है। क्या पता उसका दिमाग इतनी बड़ी खबर झेल पाए, कहीं वो पागल हो जाए या डर जाए और सोचने लगे कि पता नहीं ये लोग कौन सी चाल चल रही है। यह कि वह राजकुमार है, ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच ही रहेगी। फिर प्रधानमंत्री ने सैनिकों से कहा, उस भिखारी लड़की को ढूंढ लो और उसे कहो कि इस राज्य में भीख नहीं मांग सकते। हर किसी को कोई ना कोई काम करना पड़ता है। उसे कहो कि तुम्हें महल में साफ सफाई का काम करना होगा। कुछ दिनों बाद सैनिकों को वही बाजार में भिख मांगता दिखा। सैनिक उसके पास गया और कहा, ये लड़के, तुम भीख नहीं मांग सकते, तुम्हें कुछ ना कुछ काम करना होगा। लड़के ने कहा, मुझे कुछ आता नहीं, इसलिए मुझे कोई काम नहीं देता। सैनिक ने कहा, राजमहल में सफाई करने वाले की जरूरत है। अगर तू चाहे तो ये काम तू कर सकता है, नहीं तो तुझे बंदी बना लिया जाएगा। अब भिखारी लड़का राजमहल में साफ सफाई का काम करने लगा। 1 महीना काम करने के बाद उसे बगीचे में माली का काम मिल गया। इज्जत की रोटी खाने से धीरे धीरे भिखारी का खुद पर विश्वास बढ़ने लगा कि मैं राजमहल का माली, कुछ आत्मसम्मान, यह का भीतर कुछ करीमा पैदा हुई। कुछ दिन और बीते और उसे दरबान का काम दे दिया गया। राजा भी कभी घूमते घूमते मुस्कुराते हुए लड़के की तरफ देखते उसे बहुत अच्छा लगता। 3 महीने बाद लड़के को खजांची बना दिया गया। अब अपनी ही नजरों में लड़के का सम्मान बढ़ने लगा, लड़के का विश्वास बढ़ने लगा। कुछ तो योग्यता है मुझ पे कि मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी का काम सौंपा गया है। कई दिन निकल गए, फिर उसे मंत्रिमंडल में भी शामिल कर लिया गया। वो राजा के सलाहकारों में से एक हो गया। कभी कभी राजा उसकी पीठ भी थपथपा देते, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, ऐसे ही मेहनत करते रहो। अब तो कहना ही क्या। लड़के को किस्मत पर भरोसा नहीं होता। एक दिन प्रधानमंत्री ने राजा से राज्यसभा में कहा, महाराज, मेरी उम्र हो चली है, इसलिए मैं प्रधानमंत्री के पद से निवृत्त होना चाहता हूं और अपनी जगह किसी योग्य और युवा उम्मीदवार को प्रधानमंत्री बनाने की सिफारिश करता हूं। राजा ने मंजूरी देते हुए कहा, ऐसा ही किया जाए। अब हमें विचार विमर्श हुआ और सर्वसहमति से उस भिखारी लड़के को प्रधानमंत्री बनाया गया।
भिखारी को भरोसा नहीं होता। मेर किस्मत इतनी अच्छी कैसे हो सकती है? कहा मैं दर दर की ठोकरें खा रहा था। मुझ में ऐसा कौन सा गुण है जो ये लोग दे पा रहे हैं? अब तो दिन में कई बार लड़के का राजा के पास आना जाना होता रहता था। एक दिन राजा ने उससे कहा, अब तुम्हें सत्य बताने का समय आ गया है। उसे राजा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, वास्तव में तुम मेरे ही पुत्र हो, तुम असली राजा हो। लड़का यह सुनकर स्तब्ध रह गया। अगर ऐसा था तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? राजा ने कहा, अगर हम तुमसे 4 साल पहले एकदम से यह बात कहते तो तुम्हें यह बात हजम ना होती। तुम कुछ भी प्रतिक्रिया कर सकते थे, इसलिए यह 4 साल का समय खर्च हुआ। लड़के ने कहा, राजन आप रोइए मत, आपने अच्छा ही किया। उस समय में कुछ समझ ही नहीं पाता। आज आप कह रहे हैं तो हल्की हल्की स्मृति होती है। महल की दीवारों को, यहाँ के दरवाजों को देखकर लगता है ये पहले भी कभी देखे हुए है। अब वो लड़का राजा बन गया, सिंहासन पर बैठ राजा घोषित हो गया। लेकिन एक विकट समस्या पैदा हो गई। राजा दिन में सामान्य रहता, लेकिन रात में एक सूती कपड़े में कुछ खाना बांधकर तकिए के नीचे छुपा लेता और सारे कपड़े और कीमती सामान चादर में लपेटकर सीने से लगाकर सोता। फिर एक दिन पिता ने उसे ये सब करते हुए देख लिया। कुछ दिन भी धैर्यपूर्वक ही देखते रहे। फिर उसके पास जाकर बोले, तुम अकेले में इस तरह का व्यवहार क्यों कर रहे हो? तुम्हें किस चीज की कमी है जो तुम खाना और कपड़े रात में पकड़कर सोते हो? पिताजी, मैं नहीं जानता कि मुझे क्या हो रहा है। मुझे सदा भय बना रहता। बार बार सब पर शक होता है कि कहीं ये सब मुझसे छीन ना जाए, कहीं लोग मुझे मार ना दे। मुझे हर समय खुद पर संदेह बना रहता है। क्या मैं सच में राजा बनने लायक भी हूं या नहीं? इसी कारण मैं रात में भिखारी बन जाता हूं। अगर रात में मैं रोटी और कपड़े अपने सीने से लगाकर ना सोऊं तो मुझे नींद नहीं आती। राजा को नौजवान की चेतन मन को पता था कि अब वो राजा है, लेकिन पिछले 20 सालों का अवचेतन मन इसे कैसे स्वीकार करे? जो रेखाएं गहरे मन में खींच गई थी वो बार बार उसे भिखारी महसूस कराती। इसी मानसिक विरोधाभास के कारण राजा बीमार रहने लगा। बेटे की हालत देखकर पिता ने सन्यासी बाबा को बुलाया और उन्हें सारी समस्या बताई। एक सन्यासी बाबा ने कहा, इसके ऊपर सम्मोहन के कुछ प्रयोग करने होंगे। जब से यह ऊपरी सतह पर राजा बना है तब से इसके अंतर्मन में बैठा भिखारी विचलित हो गया है, इसलिए यह डर और चिंता में जीता है। अब चेतन मन तक की धारणा बैठानी होगी कि यह साहसी और सक्षम राजा है। सन्यासी युवा राजा को यह गमित्र की अवस्था में ले जाकर सुझाव देते, मैं राजा, मैं सक्षम हूं, शक्तिशाली हूं, मेरे लिए कुछ भी कठिन नहीं है, मुझे किसी चीज की कमी नहीं है, सब मुझे पसंद करते हैं, मेरा सम्मान करते हैं। सन्यासी बाबा हर रात सोते समय इन्हीं भावनाओं के साथ उसे सुला देते। धीरे धीरे राजा के अंतर्मन में साहसी और सक्षम होने की भावना बैठती गई और भिखारी होने की भावना क्षीण होती गई। पुराने डरावने सपने अपने आप समाप्त हो गए। दोस्तों, आपके शरीर और मन को कमजोर बनाए वो पाप है और मैं कमजोर, ये मानना तो सबसे बड़ा पाप है। स्वामी जी कहते हैं कि ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले ही हमारी ही है, जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और पूछते हैं कि कितना अंधकार है, हम जो चाहे वो कर सकते हैं। लेकिन हमारे अवचेतन मन में अहंकार नाम का एक लाचार भिखारी बैठा है, जो खुद को आत्मा से, परम शक्ति से अलग मानता है, इसलिए हमेशा कमजोरी और चिंता महसूस करता है। चेतन जब अपनी शक्ति पहचानता है तब वो राजा ये अच्छा भविष्य देख सकता है, पर विश्वास कर सकता है। लेकिन जैसे ही ध्यान हटाओ वैसे ही आप चेतन मन में बैठा हुआ भिखारी पूरे मन पर हावी होने लगता है। हमें अवचेतन मन को हराना नहीं है, बल्कि अवचेतन तक सही संदेश पहुंचाना है। कैसे योग, निद्रा या ध्यान में खुद को बहुत शांत करके जो भी हम अपने जीवन में पाना चाहते हैं, आनंद, खुशी, ठंड, कामयाबी, कुछ भी, उसकी धारणा बनाकर उसे बार बार महसूस करना है। इससे अवचेतन मन में बसी विरोधाभासी धारणाएं टूटने लगेगी और कुछ ही दिनों में हमारा जीवन परिवर्तित हो जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तब तक के लिए आगे बढ़िए, हिम्मत कीजिए और तोड़ दीजिए सारे बंधनों को।